अब बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे लेख से आगे। लेख से आगे में प्रश्न नंबर 3 पर आइए। प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं। एक बार प्रश्न फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियाँ में क्या क्या बदलाव आए हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए ज़रूरी है बच्चों क्योंकि पहले और आज में काफ़ी एक लंबा अंतराल आ चुका है ना बच्चों, तो उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें बदल भी गई हैं। तो आज उस प्रश्न को करने का भी माध्यम यही कि तब से लेकर अब में क्या चेंजेस आए हैं या क्या बदलाव आए हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसका उत्तर मैंने दिया है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। जैसे बच्चों हम जैसे बनारस के गंगा घाट को देख लें, या आप कहीं दूर नहीं जाइए, आप अपने आसपास ही जैसे राप्ती नदी का ही देख लीजिए। आए दिन हम उसमें देखते हैं ना बच्चे जो समझदार लोग भी हैं, या यूँ कहे कि ये नहीं करना चाहिए कि जैसे जो हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं या हार पहनाते हैं, तो जब वो उदास हो जाता है या फिर उसे उतारना है तो हम उसे उठा के क्या करते हैं, या जब ये भी नवरात्रि आती है, पूजा पाठ होता है, तो हम उसमें चुंदरी का इस्तेमाल करते हैं, पूजन का इस्तेमाल करते हैं। जो भी जैसे मूर्तियां हैं, इन सभी को जब हम प्रवाहित करते हैं नदी में, तो नदी क्या होती है, उससे गंदी होती है क्योंकि वो नीचे जाके जमता है, और जो गंदगियाँ हैं वो जब गल जाती है तो गल के ऊपर की तरफ फूल जाती हैं, और उससे नदी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस वक्त जैसे बनारस का घाट तो पहले से काफ़ी साफ़ देखा जा रहा है, लेकिन अभी इन दिनों जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से नदियों में काफ़ी साफ़ देखा जा रहा है नदियों को, क्योंकि अब इस वक्त इन 2-3 महीनों में तो किसी ने कुछ फेंक नहीं पाया, उसमें गंदा कोई कर नहीं पाया है, ज़्यादा प्रदूषित हुआ नहीं, कोई कारखाने नहीं चले हैं। तो ये सारी बातें क्या हैं, नदियों से जुड़ी, और नदी इसी हिसाब से वो साफ़ है। तो पहले से और अब में नदी अपनी सुंदरता को क्या हो गई है, खो चुकी है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझाने के हिसाब से मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे जिससे आप इस चीज़ को समझ सके कि पूछा क्या है और हमने उत्तर दिया क्या है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 लेख से आगे में ही जो दिया गया है, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। आपकी पाठ्य पुस्तक से है, ये क्वेश्चन भी ज़रूरी है बच्चों, इसलिए मैंने आपको इसका आंसर दिया कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। यानी हिमालय ने देवताओं का वास होने का अर्थात ये है, मतलब जैसे जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, या आप किसी को भी देख लीजिए, जितने जो ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने हमारे संस्कृति को नई पहचान दी है, ये सभी तपस्वी थे। और तपस्वी के लिए ज़्यादातर तपस्वी हिमालय के पर्वत पर जाके तपस्या करते हैं, और फिर देवता प्रसन्न होकर उन्हें वहीं दर्शन देते हैं। तो ये देवों का स्थान हुआ ना, आखिर वहाँ देव आए तभी वो प्रसन्न होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन देव का आगमन ही उस पर्वत को क्या करता है, पवित्र कर देता है। तो इसीलिए देवताओं के वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। अब आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है बच्चों, देख लीजिए, भाषा की बात। ठीक है, अब यहाँ पे आप पेज को चेंज कर लेंगे, पेज नंबर 16 पे, यानी कि 16 पे आ जाइए। अब 16 पे आने के बाद इसमें आप प्रश्न नंबर 3 पे आ जाइए। पहले तो सॉरी बच्चों, प्रश्न नंबर 4 पे आइए। अब प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है, तो इसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इसे खोजकर वर्णमाला क्रम में शैली में लिखिए। अब शैली में लिखना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, और व्याकरण को भी थोड़ा बच्चों समझना ज़रूरी है। हमारी पाठ्य पुस्तक में वो है, तो इसे हमें देखना है। जैसे यहाँ पे मैंने उसके उत्तर दिए हैं। पहला है छोटी बड़ी, दुबली पतली, भाव भंगी, माँ बाप यानी माँ और पिता,
तो इसमें क्या आ जाता है, द्वंद्व समास में हम यही ना देखते हैं कि और, राजा और रानी, ये आपकी भाषा के बाद का प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है, नदी का उल्टा लिखने में दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम लिखिए, जैसे नदी, दीन। हुआ ना बच्चों? तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर दिया गया है, नव वन यानी जातिवाचक हो गया। फिर राम मरा, मरा 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 बोलते थे ना, तो वहाँ क्या आता है, भाव आता है। राही हीरा, ठीक है, ये उसका उल्टा शब्द किया गया, ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या आ गया, हम उसको द्रव्यवाचक है ना, हीरा है, द्रव्य का विवेचन यहाँ किया जा रहा है, तो इसलिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा है। धारा राधा, व्यक्तिवाचक यानी व्यक्ति प्रधान हुआ ना, राधा नाम ना होता है। इसी प्रकार से नामी और मीना, यहाँ पे भी बच्चों नाम ही है, तो यहाँ पे कौन सा संज्ञा रहेगा, वेरी गुड, यहाँ पे भी व्यक्तिवाचक ही संज्ञा रहेगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का नाम दूसरा रूप है वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में ढूंढकर इन नामों के रूप को लिखिए। अब इस रूप को हमने इस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है, सतलुज शतद्रुम, झेलम बिस्ता, रोपड़ रूपपुर, अजमेर अजमेरू, बनारस का वाराणसी और विपाशा का चिनाब। अब इन सभी प्रश्नों के साथ मैंने एक प्रश्न आपको ऐसा दिया है जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर आप इजी वे इसको कर सकेंगे तो कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ दिया है, नदियों के होने वाले फ़ायदे का चार्ट बनाना है। जैसे हम कार्डबोर्ड पेपर ले लें या जो भी इजी वे आपको लगता है, उसमें लेकर आपको ड्राइंग के थ्रू हमें बताना है कि नदियों के फ़ायदे, उनकी रक्षा और नदियों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव, यानी नदियाँ कैसे गंदी होती हैं। पाठ के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान मैंने इन चीज़ों को आपको बताया भी है, तो इन चीज़ों को करके आपको इसे करना है बच्चों, ठीक है, और इसे अच्छे से कीजिएगा। इजी वे अगर होता है तो कीजिएगा बच्चों, दिक्कत आएगी तो फिर हम इसे बाद में कर लेंगे, बट अगर आप करेंगे तो आपका भी थोड़ा एक चेंजेस आएगा और इजी वे मिलेगा तो कीजिएगा। तो खूब अच्छा सा बनाइएगा बच्चों, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। गुड डे बच्चों।